हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में फाउंडेशन कोर्स का ये क्लास नंबर 11 करेंगे। ये डीसी मोटर का पार्ट नंबर 4 है। डीसी मोटर को हम लोग ने तीन पार्ट में इससे अगले क्लासों में फाउंडेशन कोर्स में ही कर लिए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं। तो पिछली कक्षा में जो क्लास नंबर 10 हम लोग ने फाउंडेशन कोर्स का किया हुआ था उसमें टार्क क्या होता है वो पढ़ लिए थे। पावर एंड टार्क में संबंध को देख लिए थे। फिर इसके बाद मोटर की आर्मेचर और शाफ्ट शक्तियों में क्या संबंध था इसको भी हम लोगों ने देखा था। शाफ्ट टार्क देख लिया था। डीसी मोटर स्टार्टर की सेवा, सर्विस और रख रखाव, मेंटेनेंस, हैंडल, ये सब मेंटेनेंस, जैसे हैंडल की मेंटेनेंस कैसे करेंगे, एनवीसी नो वोल्टेज कुंडली की मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ओवरलोड कॉइल कैसे करेंगे। फिर इन सब से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी वहाँ पे हम लोगों ने हल किया हुआ था। तो ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने कर लिए हुए हैं, 10 नंबर में था, कक्षा नंबर 10 में। तो आप उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के या नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ पे जाकर के तो आइए आज के क्या पढ़ना है हम लोगों को, आज कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है उसको देख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो देखिए इस मतलब अभी जो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटरों का वैद्युत अभिलक्षण के प्रकार, कितने टाइप के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है डीसी मोटर के लिए वो पढ़ेंगे, देखेंगे कितने टाइप की होती हैं। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर की मतलब प्रत्येक मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो देख लेंगे कितना इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, कितने टाइप की कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है और प्रत्येक मोटर के लिए उतनी कैरेक्टरिस्टिक खींची जाएगी। तो उसी तरह से डीसी सीरीज मोटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे, इसके उपयोग को देखेंगे डीसी सीरीज मोटर को। फिर इसके बाद डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण मतलब डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। फिर इसके उपयोग देखेंगे डीसी शंट मोटर के। डीसी कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण को देखेंगे, कैसी कैसी डीसी कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके अंदर कैसा कैरेक्टर होता है, ये सब देखेंगे। फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के उपयोग देखेंगे, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। फिर इसके बाद डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण क्या क्या है वो देखेंगे और इसके उपयोग कहाँ होते हैं, और इन सब से रिलेटेड कुछ जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसको यहाँ पे देख लेंगे। तो आइए अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटरों का वैद्युत अभिलक्षण कितने टाइप के होते हैं। वैद्युत अभिलक्षण डीसी मोटर के लिए तो 3 टाइप के वैद्युत अभिलक्षण होते हैं। एक जो होता है स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है, गति अभिलक्षण होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ भी लेते हैं। जैसे ये मोटर हो गया डीसी मोटर, यहाँ पे भी वोल्टेज की जब सप्लाई देंगे तो इसमें आई एम्पियर की करंट जाएगी और इसमें जो जाएगी उसे आई ए आर्मेचर करंट कहेंगे और इसमें जो जाएगी आई एस एच कहेंगे, संट करंट। जो ये रोटर हमारा घूमेगा उसके आरपीएम को क्या कहेंगे, एन से दर्शा देंगे, एन आरपीएम से। और जो घूमेगा उस पर जो बल लगेगा, घुमाने का बल लगेगा, उसे क्या कर देंगे, टार्क कर देंगे, टी। तो इन्हीं के संबंध में पूरा मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका गुण, उसका कैरेक्टर कैसा है, कैसा व्यवहार करता है लोड देने पे। नहीं लोड देंगे तो कैसा करेगा, थोड़ा सा लोड देंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, यही सब इस मोटर के बारे में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं। तो देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा जाता है डीसी मोटरों के लिए। एक स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है यानी कि गति अभिलक्षण, ये जो होती है एन ए और आई ए के बीच में खींचा जाता है। एक ग्राफ ऐसे बनाया जाता है और यहाँ पे आई ए दर्शाया जाता है आर्मेचर करंट और इस पे एन को दर्शाया जाता है और इन दोनों के बीच में ग्राफ जब खींच देते हैं तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कही जाती है, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कही जाती है, गति अभिलक्षण। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे कि गति अभिलक्षण किसे कहते हैं। तो स्पीड और आर्मेचर टार्क के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। फिर इसके बाद एक टार्क कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जो टार्क कैरेक्टरिस्टिक होती है वो टी ए मतलब इस पे टी ए दिखा देंगे और इस पे आई ए दिखा देंगे और इसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे उसे क्या कहेंगे, बलागुण अभिलक्षण। बलागुण अभिलक्षण या टार्क कैरेक्टरिस्टिक नाम से इसे जाना जाता है। और किसके किसके बीच में खींचा जाता है, तो टी ए और आई ए के बीच में खींचा जाता है। उसी तरीके से तीसरी हमारी है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ये मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, देखिए इन दोनों से मिल करके ये तीसरी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है। तो ये मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में खींची जाती है, तो एन ए सॉरी एन और टी ए के बीच में, यानी कि उसकी स्पीड कितने आरपीएम से घूम रही है मोटर और उस पर कितना टार्क लग रहा है, इन दोनों के बीच में खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक या यांत्रिक अभिलक्षण कहते हैं। तो ये 3 अभिलक्षण होंगे डीसी
मोटर के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के लिए लक्षण यहाँ पे देखिए, जो डीसी सीरीज मोटर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे मतलब खींचा जाता है, कौन कौन होती है, कैसा उसका व्यवहार होता है। डीसी सीरीज मोटर के व्यवहार के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल से परिचित होंगे और पढ़ेंगे भी। तो देखिए ये टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के बल्लाघूर्ण लोड अभिलक्षण। बल्लाघूर्ण लोड अभिलक्षण किस किया जाएगा? लोड करंट या आर्मेचर करंट और टार्क के बीच में खींचेंगे तो इसे क्या कहेंगे? बल्लाघूर्ण लोड अभिलक्षण कहेंगे। अभी जो हम लोग 3 अभिलक्षण यहाँ पे खींचे थे, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टार्क कैरेक्टरिस्टिक और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसी में से ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक है। टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक ये चीज है, टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक ना, दूसरा नाम। तो देखिए ये डीसी सीरीज मोटर है, इसका आर्मेचर है, आर्मेचर को A1 A2 से दर्शाते हैं। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसको D1 D2 से दर्शाते हैं। ये कभी कुछ पूछ सकता है कि जो BIS सिंबल होता है, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सीरीज फील्ड वाइंडिंग को किससे दर्शाया जाता है? तो D1 D2। आर्मेचर को किससे दर्शाया जाता है? तो A1 A2। जब इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिए तो डीसी सीरीज मोटर बन जाती हैं। इसको प्लस माइनस यहाँ से। तो इसका देखिए इसमें होता क्या है कि जब इस पे लोड करंट बढ़ती है, मतलब इस पे जितना लोड देंगे इसके आर्मेचर पे, जो डीसी मोटर इस पे मैकेनिकल लोड देंगे तो इसमें लोड करंट बढ़ती है, तो लोड करंट तो बढ़ेगी, लोड देंगे तो लोड करंट बढ़ेगी। उसी के साथ साथ टार्क भी बढ़ता है, और जो टार्क होता है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। टी प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जब तक ये संतृप्त ना हो जाए। जब संतृप्त हो जाता है टी प्रोपोर्शनल IA हो जाता है, केवल टी प्रोपोर्शनल IA हो जाता है, आई स्क्वायर हट जाता है, तब ये जाके सीधा जाता है। इसको देखते हैं आगे, हम लोग देखेंगे भी। जो टार्क होता है, टार्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है? TA बराबर IPZIA अपान 2πA होता है न्यूटन मीटर में, ये टार्क के लिए फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इसमें फाई पी 2πA क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब इसको कांस्टेंट कर देंगे, यहाँ पे के लिख देंगे इसके बराबर, देखिए PZ अपान 2πA बराबर कांस्टेंट के लिख दिए, तो टी प्रोपोर्शनल किसके हो गया? देखिए TA बराबर के आई और IA। जब ये हो जाएगा तो जब के को हटाएंगे तो क्या होगा? TA प्रोपोर्शनल फाई IA हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला होता है इसको याद रखेंगे तो सभी के लिए टार्क इसके प्रोपोर्शनल होता है, निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो TA प्रोपोर्शनल फाई IA होता है, इसको एकदम रट लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। यही चीज यहाँ पे बताया गया है, TA प्रोपोर्शनल फाई IA के समानुपाती है। जो टार्क है किसके किसके प्रोपोर्शनल है? चुंबकीय फ्लक्स फाई और IA आर्मेचर करंट। देखिए चुंबकीय फ्लक्स कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे फाई मिलेगी, और इसी में से करंट प्रवाहित होगी तो ये IA हो जाएगी, क्योंकि इसमें से जो करंट आई जाएगी और इसमें जो ISC करंट प्रवाहित होगी सीरीज फील्ड में, और जो आर्मेचर में, तीनों क्या होंगी? एक समान होंगी। IA बराबर ISE बराबर I बराबर होंगे। तो यहाँ पे TA प्रोपोर्शनल किसका हो गया? फाई और IA के समानुपाती। अब देखिए TA प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख देंगे यहाँ पे, TA प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फाई है वो किस पे निर्भर कर रहा है? आर्मेचर करंट पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये करंट जा रही है, IA आर्मेचर करंट इसमें जा रही है, तो ये फाई बन रहा है, तो जितना IA बढ़ेगी उतना फाइयो बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे IA स्क्वायर कर दिया गया है, क्योंकि ये भी IA पे निर्भर कर रहा है। तो IA और IA जब मिलेंगे तो IA स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, इस तरीके से नोट बनाएंगे तो ऐसे लिख करके ऐसे लिखेंगे, क्षेत्र संतृप्ति से पहले कम भार पर, जब कम लोड रहेगा तो जो हमारा सेचुरेशन पॉइंट होगा फील्ड का वो कम रहेगा, अभी सेचुरेट नहीं हुआ रहेगा, तो उस समय तक क्या करेगा? हमारा टार्क IA स्क्वायर के अनुसार बढ़ेगा। और जब क्षेत्र संतृप्ति के बाद, मतलब क्षेत्र संतृप्त हो जाएगा, यानी कि जब लोड का मान अधिक कर देंगे, यानी कि उच्च भार पर फ्लक्स स्थिर हो जाता है, अब क्या होगा? TA प्रोपोर्शनल फाई IA है, अब क्या हो गया? फाई स्थिर हो गया। जब फाई स्थिर हो जाएगा तो TA किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सीधे IA के केवल हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। जब क्षेत्र संतृप्त नहीं है तब टार्क किसके प्रोपोर्शनल है? TA प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर। जब वही क्षेत्र हमारा संतृप्त हो जा रहा है तो फाई स्थिर हो जा रही है, क्योंकि अब कितना भी करंट का मान बढ़े फ्लक्स उसमें और नहीं बढ़ सकता है। तो इस वजह से हमारा टार्क क्या हो जाएगा? IA के प्रोपोर्शनल हो जाता है, TA प्रोपोर्शनल IA। इसीलिए जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब खींची जाती है, टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये इस तरीके से जाता है
कर्व टाइप का, फिर इसके बाद ये सीधी रेखा में आगे बढ़ता है इस तरीके से। जैसे 0 से P तक ऐसे देखेंगे कर्व में गया, फिर P से T तक सीधे जा रहा है। पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था टार्क, और यहाँ पे I के प्रोपोर्शनल। अब आगे देखिए, कुछ स्टार पॉइंट बना करके इस तरीके से लिख लेंगे नोट में अपने। आर्मेचर टार्क TA तथा आर्मेचर धारा IA में ग्राफ संतृप्ति बिंदु से पहले TA प्रोपोर्शनल IA के कारण परवलयाकार है। किसके कैसा है? परवलयाकार है। TA प्रोपोर्शनल IA यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर कर लेंगे, के कारण पैराबोला के आकार में संतृप्ति बिंदु के यानी कि सेचुरेशन पॉइंट के बाद TA प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा है? IA के कारण सरल रेखा प्राप्त होती है, जो अभी बताएं। अब अगला स्टार बना के ये लिखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग बल्ला गुण अति उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग में टार्क जो होता है TA IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यदि करंट का मान 2 पहले है तो टार्क मान लीजिए कि 2 दूनी के 4, 4 हो गया, कांस्टेंट को हटा अभी नहीं लिए हैं उससे पहले। अब मान लीजिए कि जब ये आर्मेचर करंट 4 होगी, 4 तो 4 चौके 16 यानी कि कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना सीधे बढ़ेगा। जबकि करंट कितना गुना बढ़ी? 2 ही गुना बढ़ी। तो इस वजह से डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण जो होता है वो अति उच्च होता है, और लगभग पूर्ण लोड वाला गुण का 3 से 5 गुना होता है। 3 से 5 गुना होता है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। या इस तरीके से कह देगा 300 से 500% होता है। कितना होता है? 300 से 500% होता है इसका स्टार्टिंग टार्क डीसी सीरीज मोटर का। इसीलिए जहां पे स्टार्टिंग टार्क अधिक की आवश्यकता होती है वहां पे कौन सा मोटर यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। अब देखिए स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक आप डीसी सीरीज मोटर स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक आप खींच लेते हैं। किसके किसके बीच में खींचा जाएगा? स्पीड यानी कि एन, इस पे एन दिखा देंगे, और लोड यानी कि आर्मेचर करंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो कौन सा ग्राफ कहलाएगा? स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो इसमें ये डीसी सीरीज मोटर हो गई। अब इसकी लोड जब इस पे होता क्या है, देखिए जब इस पे लोड पड़ता है, लोड बढ़ता है तो इसकी स्पीड घटती है। क्योंकि एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले, एन प्रोपोर्शनल होता है ईवी अपान फाई, और फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है। अब इसमें देखेंगे तो ये फाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फाई का मान यदि कम करेंगे तो स्पीड क्या करेगी? बढ़ जाएगी। यदि फाई का मान बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उल्टा रिलेशन होता है। तो यदि लोड इस पे बढ़ा रहे हैं, ये लोड करंट कब बढ़ेगी? जब लोड बढ़ाएंगे, और जब लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगी, तो इसमें फाई का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स यहीं पे मिलेगा। फाई का मान बढ़ जाएगा, फाई का मान बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वही चीज ये दिखाया गया है कि जो सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर, इसको कम लोड देंगे तो कम करंट लेगा। जब कम करंट लेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी। जैसे जैसे इसका लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड करंट बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका स्पीड क्या होगा? गिरता जाएगा। तो ये इसकी स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक थी। यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ईवी बराबर क्या होता है? 5P ZN अपान 60A होता है। ईबी बराबर ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, पोल जेड और एन ए 60 ये सब कांस्टेंट है, उसके जगह पे क्या रख देंगे? के रख देंगे। तो फाई एन यानी कि ईबी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सीधे ईबी प्रोपोर्शनल फाई एन। हमें क्या चाहिए? एन, एन प्रोपोर्शनल ईबी अपान फाई, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई का मान यदि कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, जब लोड बढ़ाएंगे तो अधिक होगा, तो स्पीड का मान कम हो जाता है। इसी कारण से इसका जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है डीसी सीरीज मोटर का, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ये ऊंचा होता है, फिर इसके बाद जैसे जैसे लोड करंट बढ़ती है स्पीड उसकी वजह से डाउन होती जाती है। तो इसमें स्टार पॉइंट बना के इस तरीके से लिखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर के स्पीड लोड अभिलक्षण वक्र से स्पष्ट है कि लोड के कम होने पर गति अधिक होती है। लोड कम होगा तो गति अधिक होगा, और लोड एकदम नहीं होगा तो गति बहुत ज्यादा डेंजरस। लोड कम होने पर गति अधिक होती है, और लोड के बढ़ाने पर स्पीड कम होती है। ये बात समझ में आई? इस फार्मूले से भी समझ में आई? अब अगला देखिए स्टार पॉइंट है, तो भी लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर में। इसी सीरीज मोटर की गति नो लोड पर उच्च होती है। उच्च यानी कि अनंत, बहुत ज्यादा उच्च होती है। यदि उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो ये इतना तेज चलेगी, इतना तेज चलेगी कि अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से अपने को तोड़ फोड़ नुकसान पहुंचा सकते। तो उच्च अनंत होती है, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को
नी भार पर नहीं चलाना चाहिए। बिना लोड का डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मोटर बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए। तो कौन सी मोटर बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए? डीसी। अगला स्टार पॉइंट है, जो मोटर है डीसी सीरीज मोटर की तरह परिवर्तनशील गति रखती है। मतलब लोड देने पे उसकी स्पीड कम हो जाती है, लोड नहीं देने पे स्पीड बढ़ जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? श्रेणी अभिलक्षण मोटरें कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? श्रेणी अभिलक्षणिक मोटर, सीरीज कैरेक्टरिस्टिक मोटर कहते हैं। जैसे एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर जो होती है वो डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक ही रखी हुई है। जैसा इसका गुण है वैसा इसका भी है। उसी तरीके से एक यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर, जो आगे पढ़ने के लिए भी आएगा एसी मोटर में। एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर की तरह ही परिवर्तनशील गति रखती है। इसी का ही कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक गति बला गुण अभिलक्षण। इसमें देखिए, जब टार्क बढ़ेगा, यानी कि टार्क का मतलब कि जो इस तरीके से डीसी सीरीज मोटर है, तो जब इस पे क्या करते हैं, इस शाफ्ट पे कोई लोड ज्यादा लगाते हैं तो उसमें टार्क की अधिक आवश्यकता होती है उसको घुमाने के लिए। तो जब टार्क की अधिक आवश्यकता होती है तो इसमें से करंट का मान बढ़ने लगेगा। जब करंट का मान बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ जाएगा, और जब फाई का मान बढ़ेगा तो स्पीड प्रोपोर्शनल क्या होता है? ईवी अपन फाई। फाई का मान बढ़ा, स्पीड का मान घट गया। तो टार्क जब बढ़ेगा, यानी कि लोड बढ़ रहा है, जब लोड बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट बढ़ रही है, आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो फाई बढ़ेगा। जब फाई बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? तो ये इसमें रिलेशन होता है। टार्क बढ़ने पे इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। टार्क कम होने पे स्पीड क्या होती है? कम, अधिक हो जाती है। अब देखिए स्टार पॉइंट इसमें बना के लिखेंगे। डीसी सीरीज मोटर के गति बलागुण या आघूर्ण से ज्ञात होता है कि बल लाघूर्ण के कम होने पर गति अधिक होती है। यह निम्न फील्ड फ्लक्स यानी कि n प्रोपोर्शनल 1/5 के कारण होता है। ये वाला अगला पॉइंट है। ये बलाघूर्ण में वृद्धि होने से मोटर अधिक धारा लेती है, जिससे गति कम हो जाती है। अधिक धारा लेगी तो फाई का मान बढ़ जाएगा, फाई का मान बढ़ जाएगा तो गति उसकी क्या हो जाएगी? आगे देख लेते हैं। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर के उपयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। तो पहला नंबर पे, जहाँ पे परिवर्तनीय गति तथा अति उच्च आरंभिक बल्लाघूर्ण के भारी भरकम कार्यों में होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग के समय ही क्या करना होता है? भारी भरकम लोड लगा रहता है। और जहाँ पे हम लोग को परिवर्तनीय गति चाहिए, एक समान स्पीड नहीं चाहिए, वहां पे कौन सा यूज करेंगे? डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। और जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, और जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए हमें और वाला गुण भी अधिक चाहिए, वहां पे हम लोग क्यूमुलेटिव यूज करते हैं। उसको हम लोग देखेंगे अभी आगे। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आएगा तो ये कहेगा कि परिवर्तनीय गति और अति उच्च आरंभिक वाला गुण, तो डीसी सीरीज मोटर लगाएंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, मतलब इसमें कहाँ उपयोग हो जाता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन एवं ट्रामवे में, इलेक्ट्रिक ट्रेन और ट्रामवे में यूज की जाती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो आती है उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज की जाती है। फिर इसके बाद लिफ्ट, पहले से ही लोड रहेगा। क्रेन, उसमें भी पहले से लोड। रोलिंग मिल, इसमें भी पहले से। तो इन सब में क्या किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन जो होते हैं एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल आसान होते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। याद करने का तरीका ये है कि देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन एवं ट्रामवे है, इसमें पहले ही से लोड जुड़ा रहता है। जहाँ पे भी पहले से लोड जुड़ा रहेगा वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का यूज करें। लिफ्ट क्रेन में भी पहले से जुड़ा रहता है, रोलिंग मिल में पहले से लोड। आगे देख लेते हैं। अब देखिए डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण। जो डीसी शंट मोटर होता है उसके भी 3 अभिलक्षण रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? स्पीड लोड, स्पीड लोड यानी गति लोड अभिलक्षण। तो गति लोड अभिलक्षण देखिए इसमें फार्मूला का हो जाएगा, यही वाला फार्मूला हो जाएगा। तो एन प्रोपोर्शनल ईवी अपन फाई इसमें हो गया, एन प्रोपोर्शनल ईवी अपन फाई। आईसी के प्रोपोर्शनल ईवी बराबर क्या होता है? वी माइनस आई ए आर ए बटे में ये फाई हो गया, इस तरीके। तो जब ऐसे हो गया तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि एक शंट मोटर में, जो शंट मोटर होती है उसमें भी आर ए और फाई लगभग स्थिर होते हैं। देखिए इसको वोल्टेज दे रहे हैं इसको, तो हम 230 वोल्टेज यदि डीसी दे रहे हैं तो 230 ही न रहेगा, बहुत करेगा तो 225 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इससे ज़्यादा वेरिएशन तो आएगा नहीं। और जो आई ए है आर्मेचर करंट, वो तो मान लिया लोड देंगे तो ये बढ़ेगा। आर ए जो है, आर ए आर्मेचर का प्रतिरोध, वो तो स्थिर रहेगा ना। यदि 0.5 ओम है तो 0.5 ओम तो हमेशा रहेगा। और जो फाई है
ये देखिए, ये बढ़िया बात यहाँ पे, ये मतलब बहुत अलग बात है कि इसका फाई भी स्थिर होता है। और क्यों होता है, ये यहाँ पे जब ध्यान से जब देखेंगे तो इसको 230 वोल्टेज दिया जा रहा है, और 230 वोल्टेज किसको दिया जा रहा है, शंट फील्ड को। और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में। तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें से करंट वेरी करेगी। जब करंट वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट इसमें से जाएगी, क्योंकि 230 वोल्टेज तो हमें मिल ही रहा है। 230 वोल्टेज हमेशा मिलेगा। बहुत करेगा, 5 वोल्ट 10 वोल्टेज का अंतर आएगा, तो उससे कोई ज़्यादा इसमें करंट में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इसमें जो फाई रहेगी वो स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो याद रखेंगे, डीसी शंट मोटर में जो फाई फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके कांस्टेंट होने के कारण से, अब देखिए चार बना के लिखेंगे इसको भी, आईए के कारण वोल्टेज ड्रॉप आईए आर ए नो लोड से फुल लोड तक केवल 5% कम होता है। केवल 5% इसमें ड्रॉप बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए फुल लोड पर गति नो लोड मान का लगभग 95% रहती है। इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम गिरती है। कितना, लगभग 5% गिरती है। लगभग उसको स्थिर माना जाता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, डीसी शंट मोटर की गति लगभग स्थिर होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से भी जाना जाता है। जब इसको देखेंगे तो ये नो लोड पे स्पीड थी। इसको नो लोड पे चला सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे चला सकते हैं, नहीं चला सकते, तो चला सकते हैं। नो लोड पे इसकी स्पीड ये है, और जब फुल लोड दे दे रहे हैं तो इसके देखेंगे ध्यान से, तो स्पीड में बहुत ज्यादा कम का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5%। अब आगे देखते हैं, हम लोग का है टॉपिक बला गुण लोड अभिलक्षण, टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक। टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, इस एक अक्ष पे लोड करंट, इस अक्ष पे टार्क को दिखा देते हैं, तो टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है। और जो टार्क होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई आई ए के। अब देखिए, जो डीसी शंट मोटर होती है उसका फाई क्या होता है, स्थिर होता है। अभी हम लोग आगे पढ़े कि इसका फाई स्थिर होता है। जब इसका फाई स्थिर हो गया तो जो टार्क होगा किसके प्रोपोर्शनल जाएगा, आईए के सीधे समानुपाती होगा। जब सीधे समानुपाती होगा तो सीधी रेखा जाएगा इस तरीके से। तो स्टार पॉइंट इसमें क्या है, डीसी शंट मोटर में फ्लक्स फाई स्थिर होता है, इसलिए पहला गुण आर्मेचर धारा आईए के केवल समानुपाती। जब इसका फाई स्थिर हो गया तो किसके समानुपाती हो गया, धारा के, केवल आर्मेचर धारा के। अगला स्टार पॉइंट है, शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 1.5 गुना लगभग होता है। कितना होता है, 1.5 गुना होता है, यानी कि 150% ही केवल होता है। जबकि डीसी सीरीज मोटर का कितना था, 300 से 500% था डीसी सीरीज मोटर का। तो ये डीसी शंट मोटर है। तो ये सब स्टार पॉइंट जो है उसको बना के रखेंगे, मतलब लिख के रखेंगे, जिससे आपको कोई एग्जाम देने जाएंगे तो एक आध हफ्ते जो पहले है तैयारी करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। आगे देखते हैं अगले टॉपिक, बल्ला गुण गति अभिलक्षण। बल्ला गुण गति अभिलक्षण जो होता है किसका है, डीसी शंट मोटर का ही बल्ला गुण गति अभिलक्षण है। तो इसमें देखेंगे, बल्ला गुण में वृद्धि होने पर गति में कुछ कमी होती है। तो इसमें कमी क्या होगी, देखिए टार्क बराबर क्या हो, टार्क प्रोपोर्शनल आई आईए होता है, और टी प्रोपोर्शनल, जब ये फाई कांस्टेंट है तो आईए हो गया आर्मेचर करंट। टार्क बढ़ेगा, जब आर्मेचर, हाँ टार्क बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो स्पीड में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ईवी अपन फाई के। तो फाई हमारा कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड लगभग 9 के बराबर चेंज होती है, केवल 5%। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखिए डीसी शंट मोटर के उपयोग। अब डीसी शंट मोटर है, अभी हम लोग पढ़े कि इसकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है, लगभग नियत होती है, थोड़ी बहुत वेरिएशन केवल आता है। तो कहाँ पे इसका यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीसी शंट मोटर का उपयोग मशीन टूल, यानी कि टूल मशीन कोई है, लकड़ी समतलक, लकड़ी को समतल करने वाला वृत्ताकार आरा जो कांस्टेंट स्पीड से देखेंगे चलेगा, लोड देंगे या नहीं देंगे कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। ग्राइंडर ये भी कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। प्रिंटिंग ये भी कांस्टेंट स्पीड पे। पॉलिशर ये भी कांस्टेंट स्पीड पे। ब्लोअर ये भी कांस्टेंट स्पीड। आईएमजी सेट जो होता है, मोटर जनरेटर सेट, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड चाहिए ही चाहिए। वहां पे हम लोग कौन सा मोटर लगाएंगे, डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं डीसी कंपाउंड मोटर, यौगिक मोटर। तो देखिए डीसी कंपाउंड मोटर होता है, जैसे डीसी जनरेटर होते हैं वैसे ही डीसी मोटर भी होते हैं। तो डीसी कंपाउंड मोटर के भी दो टाइप होते हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड
अब क्यूमुलेटिव कंपाउंड में भी दो टाइप के मोटर आ जाते हैं, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट। दूसरा क्यूमुलेटिव एक हो गया, दूसरा डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल कंपाउंड में यानी कि विभेदक इसे कहेंगे हिंदी में, विभेदक यौगिक मोटर। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग शंट होता है एक शॉर्ट शंट। इसको भी हम लोग अलग अलग डिटेल से आगे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ये किसका भाग है? डीसी कंपाउंड मोटर का भाग है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। तो जो लॉन्ग शंट होता है इसको ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब हल करना आना चाहिए। देखिए ये आर्मेचर है, इसका A1 A2 टर्मिनल है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है D1 D2। जब ये आर्मेचर और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से सीरीज में जुड़े रहते हैं, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। ये आर्मेचर और ये सीरीज फील्ड दोनों सीरीज में जुड़ गए, और इन दोनों के शंट में यानी कि समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ गई है। तो इसे क्या कहेंगे? लॉन्ग शंट कंपाउंड। लंबा शंट बना रहा है, लॉन्ग शंट बना। अब शॉर्ट शंट में देखिए, तो शॉर्ट शंट में क्या होता है, ये आर्मेचर A1 A2 और ये E1 E2 शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के, इसके और इसके, इन दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है। कैसे? सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है। तो ये क्या कहलाएगी? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहलाएगी, क्योंकि ये केवल आर्मेचर के समांतर में, इस वजह से इसे शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहते हैं। दोनों में अंतर बढ़िया से पहचान लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे ही फिगर बना के क्वेश्चन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मतलब टॉपिक देखते हैं। देखिए अब जो हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर था उसकी लोड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो इसकी लोड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए ये लोड कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। इसमें देखिए लोड करंट बढ़ता है तो इसकी स्पीड भी क्या होती है? कम होती है, थोड़ी कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है, और शंट मोटर की बहुत ज्यादा कम होती है, लगभग 5% ही होती है डीसी शंट। लेकिन क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की उससे ज्यादा ही थोड़ी सी स्पीड डाउन हो जाती है, गिर जाती है। तो ये स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसके लिए, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की। अब टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक बल्ला गुण लोड कैरेक्टरिस्टिक, देखिए किसी भी मोटर में यदि लोड करंट बढ़ाएंगे तो उसका टार्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब इसकी लोड कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो लोड करंट बढ़ता है तो इसका भी क्या होता है? टार्क बढ़ता है। लेकिन किसके किसके बीच में रहता है? शंट और सीरीज के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखा होता है। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, जैसे इस तरीके से, ये देखिए क्यूमुलेटिव एक कंपाउंड मोटर इस तरीके से हो गया, तो इसमें ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी है और ये शंट फील्ड वाइंडिंग भी। इन दोनों का गुण रखेगा, तो जब इन दोनों का गुण रखेगा अपने अंदर तो ये दोनों के बीच का हो जाएगा, तो इसलिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच में आती है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। पहला गुण गति अभिलक्षण, इसके लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए। तो इसकी जो स्पीड देखिए, टार्क इसमें ही बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है? थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसा कि शंट मोटर में हो रहा था। टार्क बढ़ाएंगे स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन शंट मोटर से थोड़ी सी अधिक कम हो जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के उपयोग। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? तो इन मोटरों का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे परिवर्तनीय लोड के अंतर्गत स्थिर गति की आवश्यकता होती है। कैसे? परिवर्तनीय लोड के अंतर्गत स्थिर गति की आवश्यकता होती है। गति कैसी है? स्थिर है। लेकिन मान लीजिए यदि यहीं पे कह देगा कि परिवर्तनीय गति के लिए कहाँ पे कौन सी मोटर यूज किया जाता है, मतलब उच्च स्टार्टिंग टार्क और परिवर्तनीय गति के लिए, तो वो डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। लेकिन वही कह देगा कि स्थिर गति के लिए और परिवर्तनीय लोड है, कभी लोड दिया जा रहा है, कभी नहीं लोड दिया जा रहा है, कभी फुल लोड दिया जा रहा है, कभी आधा लोड दिया जा रहा है, कभी एकदम में नहीं दिया जा रहा है, वहां पे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें स्थिर गति भी की आवश्यकता है। ये नहीं कि लोड दिए तो स्पीड उसकी कम हो जाए, जैसे डीसी सीरीज मोटर की गति एकदम कम हो जाती है लोड देने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहां पे कैसी मोटर लगाएंगे? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करें। ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया से इसको नोट बना करके लिखते जाएंगे।
जिससे होगा क्या कि आप एग्जाम, जैसे कोई कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे 2-4 दिन पहले उस शार्ट नोट के माध्यम से आप पढ़ लेंगे, पढ़ करके चले जाएंगे, जो आपको मतलब कि रिफ्रेश हो जाएंगे, रिफ्रेश होकर के अपना मतलब पूरा सही करके आएंगे। दूसरा पॉइंट है, इनका प्रयोग प्रेस, कर्तनी, संपीड़न, स्टील रोलिंग मशीन एवं एलिवेटर में होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? प्रेस में होता है, कर्तनी मतलब किसी चीज को काटना है, वहाँ खूंचना है, संपीड़न, संपीड़न मतलब ऐसे देखेंगे इस तरीके से रहता है और इसमें से पाइप निकली रहती है और एक इधर बना होता है, इसमें भरता रहता है, तो एयर को कंप्रेस्ड करके इसी में भर दिया जाता है। तो मान लीजिए कहीं पे हवा हवा भरना है किसी मतलब की बाइक में हो गया, ट्रक में हो गया या मोटरसाइकिल वगैरह जो भी है, उसमें हवा भरना होता है, तो यहाँ से इसको नाजल के माध्यम से भर लिया जाता है। तो यहाँ पे इस कंप्यूटर को चलाने के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यूज करते हैं। उसे स्टील रोलिंग मशीन होती है। एलिवेटर, एलिवेटर क्या होता है तो देखे होंगे कहीं पे मॉल वॉल में या रेलवे स्टेशन, उस स्टेशन पे एक ऐसे मतलब सीढ़ी बनी रहती है, उस सीढ़ी क्या करती है आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है, तो उन सब में क्या लगा रहता है? कंपाउंड मोटर का यूज करता है। क्यों? क्योंकि उस पे कभी कभी फुल लोड हो सकता है, कभी कभी एकदम भी नहीं लोड हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि एकदम में नहीं लोड है तो तेज चलना चाहिए, एक फुल लोड हो गया तो बहुत धीरे धीरे चलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कौन सा मोटर यूज करते हैं? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, विभेदक यौगिक मोटर। विभेदक यौगिक मोटर, तो इसमें देखिए होता क्या है डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव में, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में जो होता है, फ्लक्स की डायरेक्शन जो होती है दोनों में एक दिशा, एक डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग शंट है, तो इसमें भी ये दिखा रहा है करंट ऐसे आ रही है, इसमें भी ऐसे आ रही है, क्योंकि फ्लक्स की दिशा दोनों में सेम है। तो दोनों में सेम रहेगा तो ये क्यूमुलेटिव टाइप का रहेगा। यदि दोनों में डिफरेंस हो जाएगा तो तब डिफरेंशियल हो जाएगा। अब ये देखिए शार्ट शंट है, इसमें भी ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, करंट की डायरेक्शन दोनों में एक ही है। ये कैसा हो गया? क्यूमुलेटिव हो गया, क्यूमुलेटिव कंपाउंड शार्ट शंट मोटर। अब डिफरेंशियल देखिए यहाँ पे, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, विभेदक यौगिक मोटर। विभेदक यौगिक मोटर में क्या होता है कि इसमें एक बाइंडिंग शंट या सीरीज दोनों की फील्ड जो होती है उल्टी होती है। जैसे ये शंट की फील्ड है, ये सीरीज की फील्ड है, देखेंगे दोनों विरोध कर रही हैं। यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, दोनों विरोध कर रही हैं आपस में। जब दोनों विरोध कर रही हैं तो ये कैसा हो जाएगा? डिफरेंशियल, अंतर उनमें हो रहा है, ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो जाएंगे। अब ये देखेंगे ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड बाइंडिंग जोड़ दिए हैं, और इन दोनों के यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इन दोनों के शंट में शंट फील्ड बाइंडिंग जोड़ी गई है, समांतर में शंट फील्ड बाइंडिंग जोड़ी गई है, तो ये लॉन्ग शंट। यहाँ पे देखेंगे तो केवल आर्मेचर के समांतर में जोड़ा गया है शंट बाइंडिंग, ये शार्ट शंट हो जाएगा। ये पहचानने के लिए आता है, बार बार कह रहे हैं, ये सब ध्यान से देखेंगे समझेंगे। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड। नहीं, इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देख लिया जाता है पहले, यूज तो उसका देखेंगे। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है, इनका यूजे न के बराबर होता है, क्योंकि इनका कैरेक्टर ही ऐसा है। इसमें देखिए जब लोड करंट, इस पे जब लोड डाला जाता है, लोड दिया जाता है, तो इसकी स्पीड कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। देख रहे हैं ऐसा, लोड देंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से जब इसकी इसकी टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है, तो टार्क बढ़ने पे भी इसकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है, अरे बढ़ जाती है। और ये लोड करंट बढ़ने पे इसका टार्क भी क्या करेगा? ऐसे बढ़ता है। तो ये तो सभी में बढ़ता है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सभी में नहीं, क्योंकि सभी मोटरों में टार्क देने पे उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती जाती है, चाहे वो डीसी सीरीज हो या डीसी शंट हो या डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड हो। यदि टार्क उस पर लगाएंगे या लोड करंट बढ़ाएंगे, लोड देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ये जो है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये इकलौता ऐसा मोटर है, ये इकलौता ऐसा मोटर है जिसमें लोड करंट या टार्क बढ़ाने पे उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, इसलिए इसके इस व्यवहार के कारण से इसका यूज न के बराबर होता है, क्योंकि कोई चीज़ है यदि उस पर लोड देंगे और उसका तेजी के साथ और स्पीड बढ़ जाएगा तो वहाँ पे खतरा हो सकता है, तो इस खतरे की वजह से इसका यूज नहीं किया जाए। तो देखिए यूज कहाँ पे है, तो इस मोटर का उपयोग सामान्यतः अधिक लोड पर इसके अस्थायी व्यवहार के कारण प्रायः नहीं होता है, नहीं किया जाता है अधिक लोड पे, और कम लोड पे किया जाता है। तो कम लोड पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है
डीसी शंट मोटर की तरह हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग डीसी शंट मोटर का ही यूज कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। जो भी हम लोग क्वेश्चन मतलब ये थ्योरेटिकल पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ इसको आप लोग बता सकते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग। कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कौन सी मोटर, शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का यूज करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड। देखिए यहाँ पे परिवर्तनीय गति कह रहा है और कह रहा है कि स्पीड हमें कांस्टेंट चाहिए, नियत चाहिए, नियत गति चाहिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, लिफ्ट वाला याद करेंगे, जो लिफ्ट होते हैं, एलिवेटर जो लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा लोड होता है, कभी नहीं लोड होता है, लेकिन स्पीड क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। जब कांस्टेंट चाहिए तो कौन सा यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट का यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का यूज करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। तो क्या कारण होता है कम होने का, ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम हो जाता है। किस कारण से कम होता है, शंट फील्ड करंट बढ़ता है या शंट फील्ड करंट घटता है या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण से उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल ईबी माइनस आई ए आर ए बटे में आई ये होता है स्पीड के लिए। तो जब उसमें बड़ा ड्रॉप हो जाता है तो ड्रॉप हो जाएगा तो स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों, तो यहाँ पे देखिए आई ए आर ए जब ड्रॉप करवाएगा इसका मान तो कम हो जाएगा टोटल, जब कम हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि इसकी सीधे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का कहाँ उपयोग किया जाता है ये बताना है। इनमें से कौन सा अनुप्रयोग है जहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाए। तो डीसी सीरीज मोटर का देखिए कहाँ पे करेंगे, लेथ में करेंगे, हॉइस्ट में करेंगे, ब्लोअर में करेंगे, टूल मशीन में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, वेस्ट में, वेस्ट में, क्योंकि उसको पहले ही से लोड जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग टार्क उच्च चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो डीसी शंट मोटर का उपयोग हम लोग हॉइस्ट में करते हैं, क्रेन में करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करते हैं, नहीं यहाँ यहाँ ग्राइंडर में किया जाता है। इन सब में कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कौन सा मोटर यूज किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग इन सब में तीनों में किया जाता है। यहाँ पे इसमें डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है, इसमें डीसी सीरीज मोटर का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही ऑप्शन, ग्राइंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर। इनमें से कौन सा डीसी मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर है, मतलब नियत गति का मोटर कौन रखता है। तो नियत गति इसमें से किस मोटर, डीसी शंट मोटर की स्पीड जो होती है वो नियत गति होती है, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर मोटर जनरेटर सेट। इनमें से किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग मोटर जनरेटर, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एमजी सेट, एमजी सेट में किया जाता है। किस मोटर का यूज करते हैं, देखिए एमजी सेट जो होता है उसको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, और कांस्टेंट स्पीड किसकी होती है, डीसी का। हम लोग डीसी का यूज कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो थ्योरी है, आपको थ्योरी जब मतलब पढ़े हैं, इसका पढ़े होंगे बढ़िया से, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो रहा होगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन अपने मन से हल कर ले पा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप किस लेवल में मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं। उस लेवल में आपको हम और पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बेहतर समझ में आए और जो आपकी स्किल और थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। जो आप कोई भी एग्जाम दें तो उसमें सफलता आपके पास हो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब विच इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। इनमें से कौन सा अनुप्रयोग डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए किसमें किया जाता है। डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर कुछ वो एलिवेटर में किया जाता है। वाइस्ट क्रेन में डीसी शंट मोटर का नहीं, सीरीज मोटर का यूज करते हैं। ग्राइंडर के लिए डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। एलिवेटर में हम लोग डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो ये आज के लिए इतना क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो होगा, अभी हम लोग का क्लास नंबर 12,
उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लेते हैं और अगले दिन मिलते हैं। तो देखिए अगले कक्षा में हम लोग डीसी मोटर में गति नियंत्रण का सिद्धांत, जो डीसी मोटर में होता है उसकी गति नियंत्रण की जाती है, इस सिद्धांत पे कैसे की जाती है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डीसी शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की विधियाँ, कौन कौन विधियाँ हैं, आर्मेचर कंट्रोल विधि, शंट क्षेत्र विधि, डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण विधि, ये दोनों नियंत्रण विधि पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण विधि पढ़ लेंगे, कितने टाइप की होती हैं डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण, वो देखेंगे। फिर डाइवर्टर मेथड क्या होता है, टैपिंग मेथड क्या होता है, सीरीज पैरेलल मेथड क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या होता है, इसको डिटेल में वहाँ पे समझेंगे हम लोग अगले क्लास में। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड क्या होता है, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड पद्धति क्या होती है, तो देखेंगे। फिर इन सब से ये जो टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे वहाँ पे कि कितना हमें आ रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जिससे आपको मतलब कि जो भी नोटिफिकेशन मतलब वीडियो डाली जाएगी वो तत्काल प्राप्त हो जाएगी, जो अपना तुरंत ज्ञानवर्धन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।